Good morning to on this Saturday morning. I know that this is the weekend, but we cannot find the other times like weekday or after evening. So I think that this is the right time to we have a meeting. So background ऐसा है with our team also. Uh, there is a Mr. Rohan Pillai from the Borderless. He is a senior associate and content strategy and research for the foreign investments and trading on borderless platform Stockels. Also, join is Mr. Jay Sagar. He is a research persons from the borderless. So borderless से there are two senior persons, those who will take care of your query and एंजाइटी जो भी है आप लोगों की। और पहले मैं थोड़ा सा एक दो मिनट कॉन्टेस्ट बताता हूँ इस मीटिंग का। तो Midas Wealth is many people, 90% people knows that what Midas Wealth is doing. So Midas Wealth is in a financial planning and wealth management from last 30 years. Our clients has invested money in through the mutual funds in the stock markets, and through the mutual funds and ETF and tradings, we our client is getting exposed into the precious metal like gold, silver, other than the Indian stock market. We have the exposures in foreign assets like US bonds. We have also last 5 6 year we have given some fund of funds, which is the Indian local mutual fund industries has come out with a feeder fund बोलते हैं जिसको एक्चुअली में। तो हर एक कंपनी का एक फीडर फंड हुआ करता था जिसमें वो इंडिया का फीडर फंड्स मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन और फिडेलिटी उनके साथ टाई अप करके उसके फंड में वो लोग इन्वेस्ट करते थे। तो विच इज कॉल्ड फीडर फंड। तो हर एक बड़ी एएमसी का जैसे आईसीआईसीआई का यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है, फ्रैंकलिन का अपॉर्चुनिटी फंड है, बंधन का ताइवान अपॉर्चुनिटी फंड है। तो ऐसे हर एक एएमसी का एक ना एक म्यूचुअल फंड हुआ करता था और जिसमें हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे और वो लोग हमारे पैसे को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। सिमिलरली नॉट इन ओनली यूएस, वी हैव द चाइना फंड, जैसे एक्सेस का सिरोडर फंड है, वो चाइना ग्रेटर चाइना में इन्वेस्ट करता है। एडलवाइज का एक फंड था ग्रेटर चाइना फंड, दे आर इन्वेस्टिंग इन चाइना। वी हैव सर्टेन ईटीएफ आल्सो लाइक मोतीलाल का एमओ करके जो एक ईटीएफ है वो नास्दाक में इन्वेस्ट करता है। कोटक म्यूचुअल फंड्स का एक नास्दाक ईटीएफ है, वो भी नास्दाक में इन्वेस्ट करता है। सिमिलरली मिराई का एक ईटीएफ है महाटेक करके, वो चाइना की टेक्नोलॉजी फंड में, जैसे अपने यहाँ का सॉरी अपने यहाँ तो टेक्नोलॉजी फंड ज्यादा नहीं है, बट नास्दाक से रिलेटेड जो कंपनी चाइना में लिस्टेड है लाइक टेंसेंट बोलो, अलीबाग बोलो और नेट ईजी है, बायदू है, बीवाईडी है, इस टाइप की कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो चाइना का एक हैंगसेंग टेक फंड है जो मेराई ने ईटीएफ निकाला हुआ था यहाँ पर इंडिया में। तो ये सब चीजें अवेलेबल थी, लेकिन 2022 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दिया कि इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स है वो बाहर की कंट्री में 7 बिलियन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जब भी इंडिया का पीक टाइम चल रहा था 2024, तब इतना लोगों का ध्यान नहीं गया। जब भी इंडिया में मार्केट एक टॉप पे आया ना, बहुत सारे लोगों को लगा कि यूएस में अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सारे लोगों ने ये वाले फंड्स परचेज भी किए, हमने भी दिए, हमारे यहाँ भी एसआईपी चल रही है, लेकिन वो अभी कैप 7% 7 बिलियन का कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली ईटीएफ का एक लिमिट था $1 बिलियन का, वो जैसे हमने बताया एक निपोन का भी हैंगसेंग बीच करके, हैंगसेंग बीच विच इज इन्वेस्टिंग इन हैंगसेंग इंडेक्स। तो वो सभी में एक तो क्या हो रहा है कि लिमिट खत्म हो गई है, दूसरी बात अगर किसी को लेना है तो उसकी अगर फेयर वैल्यू सपोज 400 रुपए चल रही है तो उसकी 425 422 रुपए में मिलता है यहाँ पर। तो ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द यूनिट्स अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट, दीज यूनिट्स आर ट्रेडिंग एट ए प्रीमियम। तो उसमें कैसा होता है कि इवन मार्टेक में हमने खुद भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, एक टाइम में उसमें 10% का प्रीमियम चल रहा था। तो जब भी कभी मार्केट करेक्ट होगा तो क्लाइंट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इतना सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब देखते हुए ये सब हुआ क्यों, अभी इसके पीछे बैकग्राउंड।
तो बैकग्राउंड ऐसा है कि जब भी ईरान यूएस का वॉर शुरू हुआ तभी डॉलर का इंडेक्स कुछ डॉलर रुपीज 76 का था। इंडिया के ऊपर ऑयल का थोड़ा प्रेशर आया, बाद में टैरिफ का भी थोड़ा प्रेशर आया, एक्सपोर्ट कम हुआ, तो हमारा रुपी डिप्रिशिएट होते गया एंड इट इज गोज टू 96 राइट नाउ। तो इंडिया ने क्या सोचा है कि अगर लॉट ऑफ फॉरेन मनी, मतलब जो इंडियन रुपीज इज गोइंग टू द फॉरेन अकाउंट्स, अगर उसको रोका जाए तो शायद रुपी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से सबसे बड़ा कारण है रुपी डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है कि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बिगड़ जाएगा तो इंडिया ने नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट्स के लिए मना किया है, इवन यू नो दैट 2 महीने पहले इंडिया ने गोल्ड सिल्वर के ऊपर भी 10% का एक्साइज ड्यूटी, सॉरी कस्टम ड्यूटी लगाया टू डिस्करेज द पीपल टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर अगेन अवर फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग आउटसाइड। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू बाहर जा रहा था, गोल्ड सिल्वर के थ्रू बाहर जा रहा था। देन थर्ड थिंग, इंडिया हैज डन रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेवल आउटसाइड इंडिया। फॉरेन में आप लोग ट्रिप कम करो, घूमो कम, तो ये सब चीजों में एक रेगुलेटरी थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी किया है गवर्नमेंट ने कि डोंट इन्वेस्ट मनी और डोंट स्पेंड मनी आउटसाइड इंडिया टू कंट्रोल टू थिंग्स, बैलेंस ऑफ करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो ये सब देखते हुए सभी जगह में अभी अगर कोई सीधे ढंग से नहीं मानेगा तो फिर गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है। तो फिर सेबी ने बोल दिया कि आप अभी सिल्वर और गोल्ड के यूनिट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ के यूनिट क्रिएट करना भी बंद कर दिया। कुछ लोगों की एसआईपी भी बोला कि जो एसआईपी चल रही है वो एसआईपी भी आप लोगों को अभी नहीं कटेगी। तो अगर आदमी नहीं मान रहा है तो फिर गवर्नमेंट इज यूजिंग देयर फतवा। सिमिलरली जो एसआईपी चल रही थी लोगों की, जो फीडर फंड्स हैं इंडिया में जो यूएस मार्केट में या चाइना मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, उसको भी गवर्नमेंट ने बोला कि स्टॉप ऑल एसआईपी एंड एसटीपी ऑन ऑल दीज फंड। तो ये सब देखते हुए अगर हम इमोशनल बात करते हैं कि भाई इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, रुपी डिप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, तो इमोशनल चीजों से काम नहीं चलता है। बिकॉज अगर आप नहीं करते हो तो समबडी इज इन्वेस्टिंग देयर एंड दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। तो हम तो बिजनेसमैन है, पोर्टफोलियो हमें देखना है, रिटर्न हमें देखना है। सो लॉट ऑफ माई कस्टमर इज आस्किंग के आप फॉरेन में इन्वेस्ट क्यों नहीं करवाते हो, बाहर की कंट्री में इतना मार्केट बढ़ गया। अभी लेटेस्ट में आपने देखा रहेगा स्पेस एक्स का आईपीओ आया था उधर, 150 135 के आसपास इशू था, 235 हुआ, अभी 130 हो गया, वो एक अलग केस है। लेटेस्ट में अभी कोरियन एडीआर भी वहां पर लिस्ट हुआ है, एसएन हाइनेक्स, जिसका भी कुछ शायद 235 का भाव था, अभी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। तो लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एडीआर इज आल्सो गोइंग लिस्टेड इन यूएस। तो लेटेस्ट में जो एंट्री हुई है वो एसएन हाइनेक्स की हुई है, जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, चिप्स बनाती है इसे रिलेटेड। तो उसकी उसकी कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन वहां के यूएस के लोग या अदर कंट्री के लोग उस कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। सो दैट कंपनी गेट लिस्टेड इन यूएस एज ए एडीआर। इंडिया की कंपनी के भी कुछ एडीआर यूएस में है, लाइक इन्फोसिस का है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड विप्रो। सो दीज कंपनी, कुछ इंडिया के फीडर फंड्स भी वहां पर है, एमएससीआई, निफ्टी इंडेक्स भी है, एमएसआई, स्मॉल कैप फंड्स है। तो ऐसे मॉर्गन स्टैनले ने बहुत सारे इंडिया रिलेटेड डेडिकेटेड ईटीएफ और फंड बनाए हैं। सिमिलरली दे हैव क्रिएटेड द इमर्जिंग मार्केट फंड। तो ये मेरा मतलब है कि अगर हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो एक एक तरीका है। दूसरा और एक तरीका निकाला गया है गिफ्ट सिटी के थ्रू, बट गिफ्ट सिटी में क्या हो रहा है कि कंप्लायंस इशू ज्यादा है, बहुत सारा केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। सेकेंडली आउटबाउंड जो है उसके अंदर में मिनिमम 1.25 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो हर एक के पास तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं है। अभी उन्होंने कुछ छोटा पॉकेट वाला भी लेके आए हैं, जैसे जिसमें कुछ $5,000 का है, विच इज कॉल्ड स्मॉल टिकट साइज। तो उसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन करना, फॉरेन अकाउंट खोलना, आपका रुपी में कन्वर्ट होके डॉलर में जाएगा, तो वो भी चीज करेंगे हम लोग। तो गिफ्ट सिटी इज अनदर ऑप्शंस। एंड ये वाला जो ऑप्शन हम अभी बता रहे हैं
ये डायरेक्ट जो अपन जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो 100% वैसा ही का वैसा ही आप यूएस की मार्केट में ट्रेड कर सकते हो. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट इन्वेस्टेड इन international market. So this is not only the US, it is the investment in global market because US के मार्केट में सभी कंट्री के एडीआर स्टॉक्स ईटीएफ लिस्टेड हैं. तो अगर आप यूएस में चले जाते हो तो आपको पूरे वर्ल्ड का कोई भी कंपनी का स्टॉक थाईलैंड वियतनाम सब जगह के आपको स्टॉक ईटीएफ मिल जाएंगे. सो नाउ platform to Mr. Rohan Pillai. He will take care of how the borderless is working, what is borderless, how we have connected with that, how you can take the opportunity to get invested through it, simplicity and all taxations. मैं भी बीच बीच में रहूंगा because the client know I know the client and client know us and I know their investment also. तो Sure, अगर बीच में जरूरत पड़ी तो मैं जरूर इंटरव्यू करूंगा. बट sure. पहले आपका एक बार प्रेजेंटेशन हो जाने दो फिर मैं बात करूंगा. ठीक है. Sure. सो नाउ Thank फ्लो you. टू Thank यू you so सर. much, Mr. Ram, for the introduction. Thank you all for joining. I'm joined today by Mr. J, and also along with me is Miss Vinaya. Miss Vinaya is basically part of our business team. She'll be helping with the question answers, and Mr. J is part of our research team, product research. He will help answer any questions you people may have on chats. And I'm Rohan. I'll be your host today. Thank you all for joining in today's webinar. We will be covering few things: why go global, how it works for you, what does it cost, and how Midas Wealth can support you. And towards the end of the webinar, we'll have a lot of question answers, a session for that. So stay tuned. To get started, who are we? We are basically borderless. We are India's first digital global banking suite, and we have started our business in 2019 during the time when we were the first ones to launch global investing. You may not have heard about us because we were mostly partnering with bigger companies for B2B partnerships like IIFL, JM Financial, HDFC Securities, and other partners we have across the globe. And so far, we have more than 500 registered, 500K registered partners, investors. We have processed over 3 billion worth of transactions in our investing platform, and we are supported in more than 120 plus countries. And most of you know Midas Wealth and Mr. Ram personally. Why has Mr. Ram, reached out to us to Borderless to create a partnership? Is to bring global investing accessible to you as an investor at a much more affordable and cheaper rate. I will talk more about it in the later slides. To start, which Mr. Ram had, initially given a quick brief, most Indian wealth doesn't leave India, right? And to give a comparison, India is only 6% of the world's economy, roughly 6% of the world's economy, right? Compared to the US. US is more than 60. It keeps changing from time to time. The figure right now I have mentioned is 64 trillion. It's a little outdated, but we will use that as a comparison. So you can imagine how big the US market is more than half of the world's economy, right? And by investing in India, you're missing out on the growing companies in the world. Like I mentioned in the previous slide, it's more than 10 times the size the US market is. And it also brings world's biggest companies, innovation leaders, for example, semiconductors. There is no one-to-one company in India that's doing as good as an Nvidia or a Micron, right? There is no huge pharmaceutical companies like a Pfizer, like in a global scale, right? So you are when you're investing in the US, you're investing in the world's biggest companies without any direct competitor or direct benchmark. For example, there is no Google equivalent in India, right? When we buy a phone, we buy an Apple or a Samsung, we buy global companies. And that's what we are looking at. When we are investing, we are looking at big companies in the world. And the last point that everybody knows, which Mr. Ram also covered.
was dollar appreciation, right? We all knew like 10 years back when the rupee to US dollar was around 50, 60 rupees. Now it's around 96. And I'm pretty sure by the end of this year, it's going to hit 100. So you're also profiting by investing in the US companies when they're growing. You're also benefiting from dollar appreciation as well. So you're getting a little bit of a increase in revenue when you're, selling all your stocks and you're bringing the money back to India. You're making a little bit more profit because of the dollar appreciation. And I'm just highlighting a few companies, right? In the last 5 years, the returns of it. For example, Rocket Labs. Rocket Labs is basically a defense company that makes, rockets for the United States government. They make aerospace parts for Boeing and other companies as well. These companies have given excellent returns in the last 5 years. Take Rocket Labs, 1,333%. Nvidia, roughly 1,200%, right? Big returns. Like you will not see these kind of returns in Indian companies. You'll only probably see it in small cap, but not in large caps. So you can imagine the scale of growth in the US markets. I also want to, bring into attention this graph, this table, sorry. I want to just highlight the returns, right? In the last 3 years, in the last 1 year, and year to date, how the US market has performed compared to the Indian markets. So if you just look at the S&P 500 compared to the Nifty 50 of India, in the last 3 years, the S&P 500 has given a return of 65.24% compared to 33.5% of Indian markets, right? Let's look at this year alone. From January till June 29th, the S&P 500 has given a return of 7.43% compared to India's negative 8.53% in the Nifty 50. So you can imagine like just concentrating all your wealth in one market is not a good idea. So diversifying across both markets is a much better way to manage your wealth and reduce volatility as well. This is a slide that Mr. Ram spoke a lot earlier on Indian mutual funds, global Indian mutual funds, right? So it happened in 2008. I'm just going to quickly brief over this. Happened in 2008 where the RBI or the SEBI put a limit of $7 billion on the entire industry for overseas funds. And that cap gets exhausted in the first month itself currently. That's why when you see, if you go to a coin or you go to any of your mutual fund providers on the app, you're not able to enter into the fund because the limit has already been breached and they don't accept any more inflows into the fund, right? Now, with that route being capped, there is another route that you can use to invest directly in the US markets, and that is through your LRS. So every individual gets a 250K US dollars per year, not an industry cap, it's per customer. So you can directly invest in companies and own the assets directly and not units of a fund. And you have up to 0% TCS of up to 10 lakhs per year. And above the 10 lakh rupees, you have to pay a 20% TCS, which is fully creditable against tax liability. And the other biggest advantage that you get is the SIPC protection, and it's also held in a very segregated account. So there is no mixing of your assets with somebody else's. It's not a pooled vehicle. And with Borderless, you get one account with the entire world inside of it. You get access to different markets via ETFs. So in the US markets, the biggest advantage that you get is international ETFs. So you can invest in the Chinese economy via an ETF. You can invest in the London Stock Exchange via an ETF. You can invest in Brazil. You can invest in Israel. You can invest in India as well via ETFs. So ETFs are the most popular instrument in the US, and I'll talk about it in the next slide. The second biggest benefit you get is more than 8,500 plus stocks and ETFs with us. You get access to 22 plus global markets, like I said, with ETFs, and you have an SIPC protection of 50 million US dollars per account. And lastly, I want to just talk about it and I'll explain in the later slides
is some that is we have a very interesting product called Stacks. It's curated portfolios. In case you don't know what to look into investing, we have managed portfolios. I'll talk about it more in the next slides, but just want to highlight that that's also part of the account. ETFs. So most people know what ETFs are. ETFs are basically a basket of stocks that are available for investors. The expense ratios are very less, right? You can buy the entire American market, the S&P 500, with a single click. Mr. Warren Buffett's most popular ETF, the Vanguard S&P 500 ETF, you can buy it. You own the American dream, basically. You also have different kinds of ETFs as well. For example, you want to just buy ETFs on semiconductors. You instead of buying individual stocks, you can buy ETFs on that. You can buy pharma company ka sector ka stocks. You can ETFs you can buy. You can buy regarding aerospace. You can buy on consumer goods. So in the US market, you have different types of ETFs. You have ETFs on smart beta. So basically, they will mirror the index, but with a little twist. They will change the weightage of some of the stocks here and there to give you a little higher return. Some of these instruments are not available in India. So in the US markets, ETFs are the most popular thing. And to show you how popular it is, $14.3 trillion dollars of US assets, ETFs assets as of Feb 2026. So you can imagine how big it is. And so far, the monthly inflows in ETFs alone is close to $197 billion. It's one of the most deepest and the most liquid fund market on the earth. Now, moving over to the next amazing product that we have, like I mentioned earlier, is Stacks curated portfolios. So most of us would have already seen small case, right? How popular small case is. Think of it like a small case, but global. You're not just buying like individual companies, you're buying like, a managed portfolio from different economies. We have like different stacks that invest in China economy. We invest in Brazil, Vietnam. We have different kinds of stacks for different risk profiles also. And the benefit of this is you buy once, it gets automatically rebalanced. It's fully transparent. When I say transparent, you get to know the fees, the expense ratio. You also get the proper reporting every quarter. I just want to take some time to just talk about highlighting two stacks, two of our popular stacks we have on our platform. This is OmniSci Supreme US. In the last 3 years, it's given an absolute return of 72.61%. It's beaten the S&P 500 benchmark. And this fund is by a fund manager called Omniscience Capital. They are quite popular on small case. You can go explore them and they have fun with us and you can explore it on the platform once you create an account on uh, high conviction stocks in the US market. So they have popular stocks like Meta, Euronet, and mostly tech stocks. The second stack I want to talk about is Bayford Global Leaders. In the last 3 years, it's given an absolute return of 51.5%. And this stack invests primarily in companies like Alphabet, Nvidia, Apple, Micron, companies with a wide moat and high returns. And they have their proprietary analytics, which lets them choose which stocks go into the stack. Now, coming back to what Mr. Ram was telling earlier, is that an Indian has multiple ways to invest in the US market. They can go through the Gift City PMS route where the minimums are very high. And right now they have reduced the minimums from crores to a minimum of 5,000 US dollars. And that is also can be quite high for some individuals like us, right? Especially when we want to just test the waters to see how the fund is performing. So that's one option. The other option is through international mutual funds, where it's very hard for you to get in. The only time you can look into getting it is in the when the financial year resets, the limit resets, and it gets exhausted within a month, right? Some mutual funds get exhausted within a couple of days or weeks itself. Like you can't invest in them anymore. And the last and the best option is investing through us directly via Borderless. You can start as low as $1, right? The biggest benefit of investing in the US market is fractional investing.
Let's just say there is a stock of $500. You can buy as low as $1. You can't buy a half a share of Reliance in India, but in the US market, you can do that, right? There is no minimum balance in our account. There are no account opening charges. You don't require any foreign visa or social security number. You can open your account with just your Indian Aadhaar card and PAN number. And there are two routes of creating an account. You can do it through the DigiLocker route, or you can upload your documents. And how Midas Wealth will support you is they will guide you through the entire KYC process. We will also be there, and they will also help you on the step by step on how to transfer funds into your account via Healthy LRS route. They will also give you guidance on what sectors to look into. We are also there to help you out with that. And we also have our weekly newsletters to give you insights on what is happening in the US market and around the world. And then there's a dedicated support team to help answer any questions. Lastly, I want to cover a little bit on taxation because it's a very important thing. Uh, when you send money from India abroad, from up to 10 lakh rupees, like I mentioned earlier, there is no TCS that's applicable. After 10 lakhs, it is a 20% TCS, and that is fully creditable based on your tax slab and your income. And to talk about long-term capital gains, uh, anything held about 24 months, right, is considered long-term capital gain. That includes your stocks and ETFs, and it's taxed at 12.5%. And for short-term capital gains, that's considered less than 24 months, less than or equal to 24 months is considered a short-term capital gain, and it's taxed at your income slab rate, right? And dividends in the US. So the US will basically withhold up to 25% of the dividends under the double taxation avoidance agreement, and you can file a form to get the claim on it. For more taxation advice, you can consult your CA on that. And lastly, we have a partnership with Midas Wealth. We have three plans. We have the silver, gold, and platinum. As you can see, the only difference between them is on the brokerage front, on the order value. To explain more about this, I'll invite Vinaya to talk a little bit more. Hi, Rohan. Sure, I will probably give you a more background in terms of the plan pricing, which is shared on the screen. So, this is in collaboration with Midas Wealth and Bottleness. So, basically, plan pricing, as in whenever we opt for a certain plan, that decides a brokerage, what is a brokerage that is going to be charged to me when I trade in US markets. So, since we have a different set of customers, different trading capabilities, some are very frequent traders, some are the ones who do not invest too frequent. So, we have kept the plans very flexible. So, depending upon your say transacting pattern, your trading pattern, and whichever brokerage percentage suits you, you can select the plans accordingly. We start off with a silver, gold, and a platinum, wherein the silver is no annual subscription charges. It means you need not pay anything for the plan that you opt for. The second plan that we have is gold, in which the minimum say subscription value is 5,000. The third is a platinum, wherein you pay a 10,000 of annual subscription. This gets say renewed on an annual basis. So depending upon certain plans that you opt for, if you can just refer to stocks per trade commission, the commission also varies. When you opt for a zero balance plan, the commission you may find a bit higher, wherein the subscription plans that you opt for are a bit cheaper. So this depends upon your trading type. If you're a very frequent trader, probably the highest variant will suit you. But you are a trader which probably looks at trading once a month or once in 2 months, whenever you feel that there is an opportunity in the market. Depending upon your trading capabilities, you can select the plan pricing. So this is overall about the plans. Feel free to ask if there are any questions.
We'll open the floor now for questions. You can, put it on the chat and we'll help answer them. Sure. Yeah, thanks to Rohan and Vinaya for having a quite good insight of the investments in international market. Some questions has come on the chat box, so you Sure. can directly explain it through you so that everybody should understand. Like first Sure. is the safety, and second is uh, how can we open the accounts. So these are the two very simple questions. Later on, Got I it. will give you more insight. Sure. So we'll start off with Vaibhav's question that he highlighted with regards to the account safety. So I will give you more clarity in terms of how do we, proceed. We are tied up with the most renowned broker in US, which is known as DriveWealth LLC. DriveWealth is registered by, say, SEC and FINRA. It is a very regulated broker. Plus, along with this, it is registered with SIPC. When I say SIPC, it means Securities Protection in Investors Corporation. That has an insurance. So every account that is created with Borderless has an insurance of 50 million. In that, 49 million is in assets and 1 million is in cash claims. So your account is secured with a 50 million kind of a value. So this is the bifurcation that I provided. So whenever you think, what if something goes down, what happens to my asset, my money is lying there, so your money is safe and it is with a regulated broker in US. Here I will explain one more concept here while we are talking about trading account creation. In India, we have a concept of an NSDL and a CSDL as a depository, right? When we trade in US, there is no depository concept here. However, there is a custodian which is in US. So the broker partner who we are dealing with, which is a DriveWealth, it's itself your regulating broker and your custodian for your accounts as well. So it acts as both. Coming to the second point, Vaibhav also mentioned that if I invest, say, 10,000 rupees in INR, how much will I actually get or actually be invested? So, Vaibhav, here, as we mentioned, the money is transferred via LRS. Here, what the banks do is they convert your INR into US dollars as per that specific day's conversion rate, and that amount equivalent is transferred to your trading account. So, say for an example, if I'm transferring $10,000 and dollar is trading at 70 rupees for an example, then say $100 is something that gets transferred on 7,000 rupees INR equivalent. And banks also have some transaction fee that they charge. So we do not charge anything on incoming wires. Incoming wires are absolutely free. We do not charge anything on that. But bank has a certain fee which they charge on their end, which could range from a 500 to 1,500 rupee, depending upon which bank you're transferring funds from. So this is something that comes in picture when we transfer funds from an INR to a US dollar. Since we are trading in US dollars, right, we do not directly deposit INRs into the trading account. INR is converted into US dollars and the equivalent is credited to your trading account here. Uh, Next is, could you please share the process where do you invest and advise ETFs, maybe the top 10 ETFs? Maybe Ram sir, it would be preferable if you take up this question in terms of advising to invest. Yeah, so I will just say one thing that since I'm in this business last 30 years, and my base of the business is that skin in the game, and whatever products I suggest to my clients, because all are my friends and colleagues, so whatever I suggest to them, we test it first before in our own account. So I just want to share my screen that I have opened this account around 2020, लाइक जब भी कोविड का शुरू हुआ था तभी मैंने ये अकाउंट खोला हुआ था स्टॉकल्स में एंड आई हैव टेस्टेड इट फॉर लास्ट 6 ईयर. सो दिस इज माय स्टॉकल अकाउंट्स. यहाँ पर आप देख रहे हो एवरी ईयर आई ट्रांसफर अराउंड 5 to 8 thousand dollars. जो भी एलआरएस की लिमिट्स है वो कंप्लीट करते हैं. और यहाँ पर आप देखोगे ये पोर्टफोलियोज है एंड दिस इज द 6 year old अकाउंट.
यहाँ पर हम सब ETF स्टॉक्स सब कुछ लिया हुआ है, इवन सम क्रिप्टो वी हैव टेक इट। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो पहले से टेस्टेड है, और सब कुछ हमने टेस्ट किया हुआ है पहले से। और ठीक है। So I mean to say that I have already invested through Stockels uh, last 6 years। ये साइट का थोड़ा सा मेंटेनेंस चल रहा है शायद, सैटरडे है ना। ठीक है। So I am from last 6 years, and every I am transfer जब भी कुछ, पहला मेरा ट्रांजेक्शन कभी जब डॉलर कुछ 56 था तभी मैंने इन्वेस्ट किया था। तभी कोविड के पहले डॉलर का कुछ 48 के आसपास था, बाद में 56 हुआ। लास्ट में लास्ट ट्रांजेक्शन आई हैव डन एट $65 पर रुपीज। देन उसके बाद में मुझे लगता है लास्ट टू लास्ट मैंने $68 के आसपास ट्रांसफर किया था। अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मेरा ऑलरेडी काफी 98,000 डॉलर ऑलरेडी आई हैव इन्वेस्टेड देयर। तो जो भी है मेरा बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर रहता है कि मैं जो भी कुछ बताता हूँ मेरे लोगों को, तो वो पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ, खुद इन्वेस्ट करता हूँ, खुद फील करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम बता रहे हैं और आप करो और मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सो दिस इज नॉट लाइक दैट। सो आई हैव इन्वेस्टेड स्टैक्स, आई इन्वेस्टेड इन ETF, एंड आई नो द मार्केट। अगर मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊं, अभी कल ही जो एसएन हाइनेक्स लिस्ट हुआ है उसकी प्राइस में एक दिन में 25% का ऊपर नीचे भाव हो रहा है। परसों के दिन 27% ऊपर था, कल के दिन 17% डाउन था, कल फिर से 12% ऊपर हो गया। आपने बहुत हाई पीरियड देखा रहेगा स्पेस एक्स, सुनील देशपांडे सर ने पूछा है स्पेस में कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या। यूएस एक बहुत बड़ा समंदर है, वहां पर अगर आप कुछ पैसा बनाना चाहो तो पैसा डूब भी जाता है, लाइक आधा भी हो जाता है। स्पेस एक्स 135 में इशू हुआ था, 235 का भाव 4 दिन के अंदर गया, बाद में भी आके 130 हो गया। 70% डाउन इन 7 डेज। तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसे लेना है, एसेट्स एलोकेशन क्या है, वो अपना पूरा का पूरा इंडियन फिलोसफी पे आ जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट अपने ढंग से करना है, देन यू कैन डिसाइड दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट। और इफ यू सिट टुगेदर विथ अस, आपकी एसेट्स एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल, जरूरत, आपका ये सब देख के हम लोग आपको डायरेक्टली सजेस्ट नहीं कर सकते एज ए रेगुलेटरी, बट आई कैन गाइड यू कि किस टाइप के ETF स्टैक्स या आपके जो पोर्टफोलियो है वो इंडिया में कैसा है, बाहर कैसा करना है। सेकेंडली आई कैन से यू दिस प्लेटफॉर्म गिव यू द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज मीन बाय आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी? जैसे आपने देखा आज ICICI और HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा, तो कल के दिन मार्केट इंडिया का ऊपर ओपन खुलेगा। अगर वो चीज आपको पहले से मालूम है फ्राइडे को, तो आप रात के दिन में HDFC ICICI के ADR US में खरीदी कर सकते हो। आपको मैं बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। इंडिया में जब डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था तो इंडिया में 10% का गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाया, ठीक है, वो इंडिया के अंदर लगाया, लेकिन यूएस में नहीं लगाया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट सिल्वर के ETF में यूएस में रखा है, वहां पर ₹1 का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो इंडिया में भी ETF खरीदी कर रहे हैं या इंडेक्स फंड खरीदी कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर का, उसको 10% ऊपर में मिल रहा है। हाँ, जब भी मार्केट, जब गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कम कर देगी तो उसका 10% पैसे ही भाव गिर जाएगा। और आज आपके पास जो भी गोल्ड सिल्वर है उसमें 10% का प्रीमियम चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 10% का कस्टम ड्यूटी है, अभी टोटल कस्टम ड्यूटी 15% है। तो मैं इंडिया में गोल्ड सिल्वर नहीं खरीदी करता हूँ, मैं खरीदी करता हूँ यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट का SLB करके है मेरे पास, अभी वो ओपन नहीं हुआ साइट, या गोल्ड भी यूएस में खरीदी करता हूँ। तो वहां पर अभी 50 आउंस पर डॉलर का ETF का भाव चल रहा है, जो कि अभी मिनिमम भाव है। मतलब वो गया था 92 का प्राइस, अभी हो गया है 50। मतलब करीब करीब 40% का करेक्शन हुआ है वहां पर। अगर वही चीज आप इंडिया में देखोगे तो करीब करीब 35% का करेक्शन हुआ है। द रीजन इज टू, वन इज द डॉलर एंड अनदर इज द कस्टम ड्यूटी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप डीप डाउन करोगे,
समझ के करोगे तो समझ में आएगा। रह गई बात यूएस की, तो कोई बहुत मतलब सिंपल नहीं है और बहुत सिंपल भी है। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो आप सेफ रहते हो। आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अभी कल ही मैंने देखा ऑरेकल, ऑरेकल का शेयर 52 वीक लग गया, 52 वीक लो। नेटफ्लिक्स का शेयर आधा हो गया है। तो हमें सब कुछ अच्छा दिखता है। अच्छा मतलब जैसे सर ने बताया एनवीडिया, रॉकेट लैब, तो ऊपर वाले बताएं, अब मैं नीचे वाले बता रहा हूँ कि जो चीजों में किसी ने इन्वेस्ट किया है उसका भाव आधा भी हुआ है। पेपाल मैंने लिया था, कुछ 300 रुपए का पेपाल का भाव गया, बाद में आज 40 रुपए का भाव हो गया है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, अलीबाबा, अलीबाबा एक टाइम में जब उसका एंड का जब ये आईपीओ चलने वाला था, तभी आईपीओ का अलीबाबा का भाव था 320 रुपया, $320। बाद में वो नीचे जाते जाते करीब $80 का भाव हुआ, अभी करंट में 120 चल रहा है, बीच में 180 हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 20-30% इंडिविजुअल स्टॉक्स में वेरिएशन बहुत इजी है वहां पर। सो व्हाट आई मीन टू से, आप ईटीएफ के थ्रू जाइए, आप स्टैक के थ्रू जाइए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जाओगे तो पैसा डूब भी सकता है, लेकिन जो सर ने बताया कि कुछ अच्छे स्टैक्स हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में 20%, 18% रिटर्न दिया है, प्लस डॉलर का एप्रिसिएशन हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा लालच में जाओगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है, डूब सकता है मतलब इन द सेंस लॉस में जा सकते हो। लेकिन जैसे हम इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें वहां के म्यूचुअल फंड के थ्रू लाइक ईटीएफ और स्टेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको चैन की नींद सोओगे और आराम से पैसा भी बनेगा और हर कुछ होगा। तो ये तो इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंस है कि आपको किस टाइप से इन्वेस्ट करना है, बट वी आर विथ यू टू guide you how to invest by after assessing your risk. So this is up to me. Please carry on. Sure. Thank you for explaining it in the right way. So we'll move on to the next question by Sunil. Any investment opportunities in space technology industry or in mutual funds? Mutual funds is something that is not available, but as Sir mentioned, ETFs are, again, something which can diversify your funds. So space technology industry is, yes, available on our platform, which you can explore as mentioned, like Rocket Labs. There is SpaceX IPO which was recently launched. So such tickers are already available on our platform to trade. Moving on to next question, is it possible to change the plan from silver to gold or a platinum? Yes. So say you started off with a silver plan, but later you thought that your trading frequency is increasing. Yes, there is a plan option to upgrade. You can upgrade your plan at any point of time. We will need to be in touch with Midas or Borderless for investments. You can get in touch with Midas Wealth first, and similarly Borderless as well. So support is provided by both wherever you get stuck in terms of your international investments. We are as we mentioned that we are collaborating, so the support is mutual. You can reach out to them, and or else you can reach out to Borderless for support as well. रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स, मैं एक बात सबको बताता हूँ। इंडिया जैसे मैंने बताया, यूएस यूएस एक समंदर है। आपको हर चीज का ईटीएफ, हर चीज का स्टैक्स और हर चीज का फंड आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आपने जैसे स्पेस एक्स की बात करी, वहां का ईटीएफ वहां पर रहते हैं जो भी, नॉट ओनली यूएस, यू कैन गेट बेस्ट कंट्री, बेस्ट कंपनी। अगर समझो वियतनाम में है तो वो वियतनाम में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो वहां पर ईटीएफ सबसे ज्यादा फेमस है, एंड दीज ईटीएफ वर वेरी वेरी मच क्यूरेटेड। क्यूरेटेड इन द सेंस के आपको सिर्फ डायग्नोस्टिक कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना है तो डायग्नोस्टिक कंपनी का ईटीएफ मिल जाएगा। अगर आपको हॉस्पिटल में करना है हॉस्पिटल का मिल जाएगा। आपको क्रूज लाइन में इन्वेस्ट करना है तो क्रूज लाइन का ईटीएफ मिल जाएगा। तो वहां पर 3000 to 5000 ईटीएफ अवेलेबल हैं। और वो ईटीएफ नॉट ओनली फॉर यूएस, दीज ईटीएफ, अभी मैंने जब भी ब्रिक एग्जिट हुआ था, ब्रिक एग्जिट के टाइम में यूरोप में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट में टर्मोइल हुआ था। एट दैट टाइम आई बाय द यूरो बैंक निफ्टी जो अपने इंडिया में है, मैंने यूरो का बैंक ईटीएफ लिया हुआ था।
आज उसका करीब करीब 160 रुपए का रिटर्न आ गया, 160%। बिकॉज वो सबसे बड़ा पैनिक सिचुएशन था, तभी तभी ब्रेक एग्जिट हुआ था। उस टाइम में मेरे क्लाइंट थे, वो बोले डॉइच बैंक सब कभी तो डूब सकता है, डॉइच बैंक कैन बी कोलैप्स, डॉइच बैंक इज ए फ्रांस कंपनी। तो मैं तो मार्केट में एक्सपीरियंस है, जिस दिन ऐसा न्यूज आया मुझे लगा ये बॉटम है इसका, तो आई बाई द यूरो ईटीएफ, यूरो का बैंक ईटीएफ मैंने उस टाइम बाई किया था, और अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बट आई कीप समथिंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ताइवान का भी बताया, चाइना का बताया, तो वैसे कंट्री वाइज स्टॉक्स भी हैं और ईटीएफ भी हैं और क्यूरेटेड स्टैक्स भी हैं। तो आपको हमेशा जाना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्यूरेटेड स्टैक्स और ईटीएफ के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो जैसे मैंने बताया, स्पेस एक्स, आप अभी प्राइस देख लिए, गूगल कर लीजिए, 135 का आईपीओ प्राइस था, लिस्ट हुआ 20% ऊपर, तीसरे दिन 10% ऊपर, चौथे दिन 10% ऊपर, 235 का आज का भाव है 130 रुपया, 60% डाउन इन 7 डेज। तो आप उन चीजों को पकड़ नहीं सकते। और एक चीज मैं बताता हूँ, इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है वो एक क्या बोलते हैं, एनजीओ टाइप की होती है, मतलब पॉलिटिशियन कैन नॉट बी ए बिग बिजनेसमैन। अमेरिका कैपिटल कंट्री है। कल ही ट्रंप ने अपना जब फाइलिंग किया है नॉमिनेशन एज ए प्रेसिडेंट करके, तो उसको 1.5 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है क्रिप्टो और ये सब ट्रेड करने में। अपने मोदी जी अगर बोलेंगे कि मेरे को 203 हजार करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो कल के दिन ही वो हंगामा हो जाएगा पार्लियामेंट में। तो अमेरिका में बाइडेन जो थे, जो ये भी जिमी कार्टर, सब लोग ऑल प्रेसिडेंट आर ए बिग 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 बिजनेसमैन। तो पॉलिसीज वगैरह उसके ढंग से वहां बनती हैं, चेंज होती हैं, मार्केट में ऊपर नीचे होता है, एंड दीज पीपल आर ऑल्सो मेकिंग मनी। तो कल के दिन ट्रंप बोलते हैं कि वॉर खत्म हो गया, ऑयल नीचे आ जाता है, ही मेक मनी। तो पिछले क्वार्टर में भी ट्रंप ने जब अनाउंस किया था, तो ही मेक 300 मिलियन इन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यूएस में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो ये बहुत सिंपल भी दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है। बट सिंपल बहुत, अगर आप बहुत सिंपल तरीके से जाते हो तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आप नास्दाक देख लो, जिन्होंने भी एमओ लिया हुआ है मोतीलाल 100, बराबर से 17-18% का रिटर्न आ गया। कोटक का नास्दाक लिया हुआ है, S&P 500 है मोतीलाल का, वो जो भी लिया है। तो सिमिलरली अभी आप इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर सकते हो, वही चीज आप डायरेक्टली स्टॉकल्स और बॉर्डरलेस के थ्रू दिस टाइप ऑफ द फंड और ईटीएफ यू कैन बाय इन यूएस मार्केट। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया। ऑरेकल का प्राइस देख लीजिए, बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन प्राइस आधा हो गया। नेटफ्लिक्स का भाव देख लीजिए, जब कोविड शुरू हुआ था तब नेटफ्लिक्स का भाव 4 गुना हो गया था एक दिन में, अभी नेटफ्लिक्स का भाव आधा हो गया है। तो आधा होना, यहाँ पर 3% का रिटर्न माइनस है निफ्टी में, तो लोग पैनिक हो जाते हैं कि मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिला। वहां पर तो आधा हो गया है। अगर आधा हो जाएगा पैसा तो क्या हालत होगी। अभी मेरा खुद का भी नुकसान है। क्रिप्टो करेंसी 120, 1,20,000 का क्रिप्टो का प्राइस था बिटकॉइन का, आज 64 का भाव है, आधा हो गया वो। तो वेरिएशन इतनी ज्यादा है वहां पर कि आपका पैसा मतलब आधा भी हो सकता है, बट डरने के जैसा भी नहीं है। इफ यू गो थ्रू द ईटीएफ और गो थ्रू द स्टैक्स, अपना बाकी सेक्टर वाइज दिमाग लगाओ, लेकिन एक स्टॉक में पर्टिकुलरली अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अपना अपना मेथड से कर सकते हो। बट मेरा जितना 6 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम गोइंग थ्रू द ईटीएफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। थैंक यू। Okay. Uh, Taking up next question, how does TCS after 10 lakhs kick in? So basically, any amount that we exceed about 10 lakhs will attract a 20% TCS. So for an example, if you transfer 10 lakhs equivalent, there will be no TCS. But when you're transferring 12 lakhs in a financial year, on the 2 lakhs which is above your 10 lakhs, 20% of TCS will kick in, and this 20% is say held by the authorized dealer, which are the banks. So banks debit your TCS
and that TCS amount gets reflected in your 26 years, which you can probably, while filing your taxes, you can consult with your chartered accountant to check if that TCS amount can be reclaimed. तो टीसीएस, Next, coming. जस्ट 1 मिनट, तो टीसीएस एक टैक्स Sure. कलेक्शन से, जैसा इंडिया में अपना टीडीएस होता है, मैं अगर 12 लाख ट्रांसफर करता हूँ, 10 लाख टीसीएस अट्रैक्ट नहीं करता है। 2 लाख का टीसीएस मेरा करीब करीब 2 लाख का 20% होता है, 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपये मेरा विथहोल्ड हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के पास जब मैं टैक्स फाइलिंग कर रहा हूँ। तो अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख की आती है तो मैं पहले से ही एडवांस टैक्स सिर्फ 1,60,000 ही भरता हूँ। 40,000 मेरा टीसीएस से मैं बैलेंस कर लेता हूँ। तो टीसीएस कोई परमानेंट टैक्स देने जैसा नहीं है, खाली विथहोल्ड करते हैं कि जो लोग टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं उनका वो पैसा फॉरफिट हो जाएगा, लेकिन जो लोग रेगुलर टैक्स भरते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है टीसीएस। अगर मेरा टीसीएस जिस महीने में, समझो मैंने अभी ये क्वार्टर में पैसा भरा है 15 लाख रुपया, 5 लाख के ऊपर 20%, मतलब 1 लाख रुपया मैंने टीसीएस भर दिया। तो अभी मेरा 15 जून का एडवांस टैक्स भर रहा था, तो मैंने जून का एडवांस टैक्स अगर मेरा 2 लाख रुपए आता है तो मैं 1 लाख टीसीएस काउंट कर लूंगा और 1 लाख मेरा एडवांस टैक्स भरूंगा। सो टीसीएस इज नथिंग। कोई जो लोग रेगुलर टैक्स रिटर्न भरते हैं उनको टीसीएस से घबराने का, करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। सो टीसीएस इज नथिंग बट यू आर पेइंग द एडवांस टैक्स। और अगर आपका टैक्स कम आता है एट द एंड ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न, आपको वो वापस भी मिलेगा। ये सिर्फ उनके लिए बनाया है जो लोग मतलब ब्लैक मनी के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बाहर जाते हैं। अभी तो आप बीना वर्ल्ड से बुक करोगे ट्रिप तो उसमें भी टीसीएस कट होता है। आप कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे वहां भी टीसीएस कट होता है। तो ये बनाया किस लिए है? जो लोग टैक्स फाइलिंग नहीं करते हैं, जो लोग चोरी छुपे बहुत सारा पैसा कैश में खर्चा करते हैं और रिटर्न में दिखाते हैं 1 लाख रुपया और खर्चा करते हैं 20 लाख रुपया, तो ये सब उन लोगों के लिए। हमारे पास जो अभी सामने जो पब्लिक है 99% वो उसमें नहीं आती है। तो आपको टीसीएस से खाली क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम नहीं होती है। बिकॉज मैं अगर एडवांस टैक्स भरने जा रहा हूँ, अभी मेरा 15 सितंबर को एडवांस टैक्स आएगा, तो मेरा जो टीसीएस कट हुआ है मैं एडवांस टैक्स कम भर दूंगा। देखो आई विल से, मैं टीसीएस मैंने 1 लाख भर दिया, एडवांस टैक्स 2 लाख का, तो 2 लाख की जगह मैंने 1 लाख ही एडवांस टैक्स भरना है। तो टीसीएस कोई भी बहुत बड़ा हुआ नहीं है एक्चुअली। Okay. I think I make it very clear. Sure. Moving to the next question by Pooja. So both the ways we'll need to pay transaction charges for conversion. So basically, say when you remit funds from India to US, there is a conversion charge, and similarly, when you withdraw your funds from US to India, again the US dollar has to get converted into INR, right? For it to be deposited in your trading account. So then again the conversion will come in picture, and transaction fee, whatever inward charges that your banks has, will be something that would be attracted. तो इस केस Next में मैं question थोड़ा सा by बताना Vikram. चाहूंगा, जस्ट 1 मिनट। सो पूजा, ये जो फॉरेन करेंसी चेंजेस के चार्जेस हैं वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आपकी बैंक, आप प्राइवेट और प्रीमियर कस्टमर्स हो या प्रायोरिटी अकाउंट होल्डर हो, आप बैंक से निगोशिएट कर सकते हो। जनरली 1.5% लगता है। लेकिन अगर आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर हो और आपने कुछ 50 लाख ट्रांसफर करना है, यू कैन नेगोशिएट कि मुझे स्टॉकल्स में या बॉर्डरलेस में फंड ट्रांसफर करना है, हाउ मच चार्ज यू मनी टू मी। तो आप 25 पैसा, 50 पैसा, ये आप खुद भी निगोशिएट कर सकते हो। इसमें मिडास वेल्थ और बॉर्डरलेस का कोई भी सरोकार नहीं है। हाँ, शायद बॉर्डरलेस ने कुछ बैंकों से टाई अप किया है कि जो लोग अगर इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे उनको ट्रांजेक्शन चार्जेस कम लगेंगे। एम आई राइट बिनिया? आर यू टाई अप विद सम बैंक?
No, right now there is no bank tie-up. Initially, we had that, feasibility in say the year of 2020, 2021 during COVID. But post that, as now every bank has enabled online net banking for LRS. So hence we cannot change any forex conversion charges in the net banking system. तो अभी तो सारे standard ही है, जो screen पे conversion charge दिखाई देगा वो ही applicable होगा. Okay, So, so can I तो टू ask? ऑल ऑफ यू, हाँ जस्ट 1 मिनट. सो ऑल ऑफ यू, आप जब नेट बैंकिंग करते हो सामने चार्जेस आपके दिखते हैं, बैंक खुद भी दिखाता है. और जो कन्वर्जन चार्जेस होता है, जैसे आप समझो रात को 8 बजे ट्रांसफर कर रहे हो, उस टाइम फॉरेक्स मार्केट बंद है, तो नेक्स्ट डे का वर्किंग डे का जो भी कन्वर्जन चार्जेस होगा वो आपको रुपी डॉलर का प्राइस मिलेगा, प्लस कन्वर्जन चार्जेस, वो सब कुछ डिस्प्ले रहता है. जब आप स्वीट कोड करके जैसे अपन बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, वैसे ही आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है. जब आप ट्रांसफर करोगे फंड, वहां पर पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है कि ये चार्जेस आपको लग रहे हैं. अगर आपको फिर भी लगता है कि ये चार्जेस ज्यादा हैं, आप सुबह दूसरे दिन विदाउट ट्रांसफरिंग द मनी यू कैन हैव नेगोशिएट विथ योर बैंक. अगर वो बैंक कर सकता है, लेकिन जैसे विनय ने बताया, नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक वाले भी हाथ ऊपर कर देते हैं, सर ये तो सब नेट बैंकिंग से हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. तो ये वन टाइम चार्जेज है. जनरली जब मैंने पैसा ट्रांसफर किया है तो बाद में पैसा इंडिया में मैं लाता नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में फिर से लाए, फिर 1.5% लगता है, फिर जाएंगे, फिर लेकर. तो मैं क्या करता हूँ, वहां पर इंडिया के ईटीएफ खरीद लेता हूँ. जहां पर इंडिया के भी ईटीएफ वहां पर है, तो अगर मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट महंगा हो गया, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो मैं इंडिया के खुद के यहाँ का निफ्टी बिफ्टी वगैरह खरीद सकता हूँ. तो ये एक ऑप्शन मैंने बताया आपको. चार्जेस करीब करीब ऑन एन एवरेज 1.5% के आसपास लगता है, एंड कम फीस भी लगती है 1000-2000 रुपया. तो ये आपको पूरा का पूरा सामने के सामने दिखता है वहां पर. या अब आप हाँ, बोलिए. हाँ तो नहीं, आपने अभी जो पॉइंट बोला, जस्ट कमिंग बैक टू दैट, कि से इफ आई इन्वेस्ट से 20 lakhs, ठीक है, INR 20 lakhs या 10 lakhs पकड़ते हैं बिकॉज ऑफ द TCS एग्जेम्पशन. 10 lakhs मैंने डाला, तो 10 lakhs का ऑब्वियसली जो USD कन्वर्जन चार्ज है वो लगेगा. उसके बियॉन्ड देयर विल बी अ कमीशन, राइट, द सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम के हिसाब से. नहीं नहीं, वो जो आप, प्लान है, वो प्लान है. अगर आपने जीरो वाला प्लान लिया तो कुछ भी नहीं हाँ, लगेगा आपको. ठीक है, अब आपके 10 लाख चले गए, 10 लाख में आपके समझो 5,000 रुपए ट्रांजेक्शन चार्जेज में चलेगा, वो बैंक ने लिया, हम लोगों ने 1 रुपया नहीं लिया है. अब आपके पास 9,95,000 रुपीज आपके पास अवेलेबल है. दिस इज फुली अवेलेबल फॉर यू टू बाई एनी स्टॉक्स एंड ETF. यहाँ पर हम लोग कोई भी सिंगल रुपी चार्जेस हम लोग नहीं लगाते. इसमें फिर ये क्या है, 0.25% ऑफ ऑर्डर वो वैल्यू? ब्रोकरेज, जैसे आप ट्रेड करते हो ना, अभी ट्रेड करते हाँ, हो मैं इंडिया वही में, तो हाँ. ब्रोकरेज की बात पूछ रही हूँ. कमीशन मैंने ब्रोकरेज ही हुआ. हाँ मैं करेक्ट. वही पूछ रही हूँ, वो फिर वो तो लगेगा ही, राइट? वो लगेगा, वो तो लगेगा. फिर क्यों, सब लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है, करेक्ट, तो वो प्लेटफॉर्म पे. लगेगा. हाँ तो वो हमने पे किया, ठीक है, हाँ वो हाँ पे किया, और 10 लाख माइनस जो भी अमाउंट बचा वो इन्वेस्ट हो गया, करेक्ट. हाँ नाउ हमने इंटरनेशनल मार्केट में से ETF में डाला, आप लोग के थ्रू डाल दिया. हाँ. अब आप बोल रहे हो कि सोच लो हमको वापस इंडिया में पैसा लाना है, तो अगेन इट विल बी एक्सपेंसिव टू अगेन कन्वर्ट. तो आपने बोला कि आप इंडिया के निफ्टी को बाय कर लेते हो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वो यू तो कैन एक बाय. स्ट्रेटेजी है, यू सी, दैट इज आवर स्ट्रेटेजी. अब मैंने जैसे जब डॉलर में ट्रांसफर किया था तो मेरा 56 का भाव था, अभी मुझे 96 मिल रहा है. 1.5% जाने में लगा, 1.5% आने में लगा, 3% भर भी दिया, तो भी मुझे 30% का तो फायदा है ना. अगर मुझे पैसे की जरूरत है अगर, तो मुझे वो 1.5% तो देना है देवसी. तो ये तो इसलिए मैंने बताया कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है. अब आपको पैसे की जरूरत ही है तो फिर आपको तो मंगाना नहीं पड़ेगा. जब आप जब आप विदेश में घूमने जाते हो तो आपको तो 2% 1.5% से डॉलर यूरो लेना ही पड़ते हैं. जब आप इंडिया में आते हो, जो बचा हुआ डॉलर और यूरो है, आप अगर रुपए में कन्वर्ट नहीं करते हो, आप घर में रख लेते हो. ठीक है. करेक्ट. तो अभी तो, हम इंडिया तो इस निफ्टी हाँ, खरीद. वो सब मिलता है, वो सब अपन गाइड करेंगे. वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी रहेगी कि मतलब अगर आपको अच्छा, पैसा नहीं लाना है और उसको उधर ही रखना है, लेकिन मुझे यूएस में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. अच्छा, लिक्विड मेरा फंड एक होता और, है इनका. इनका लिक्विड फंड होता है. लिक्विड फंड में ये लोग 2.5% का ब्याज देते हैं. अच्छा,
अगर ओके आपका पैसा सपोज आपने अभी 10 लाख रुपए डाल दिया वहां पर और अभी आपको टाइम नहीं है, आपने इन्वेस्ट नहीं करना है 1 महीने तक, तो ये लोग करंट अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी लिक्विड फंड का रिटर्न बाय डिफॉल्ट देते हैं। दैट इज अराउंड 1.5 to 2.5%। सेविंग ओके। नहीं तो अकाउंट का जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो बॉर्डरलेस खुद भी देती है। नहीं तो मेरे को एक चीज बताइए, ये 10 लाख है वो डायरेक्टली मेरे इंडिया के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा कि आई हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट? नहीं, वहां पर वैलिड ही बनेगा ना, जैसे आपका लेजर रहता है वहां के अकाउंट में रुपये का कन्वर्ट होके डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, 10 लाख डाले तो आपके करीब करीब 10,500 डॉलर आपके बैलेंस में लेजर में दिखेंगे। ठीक है। और फिर और वो आपको तो डॉलर। $5 का लेना है, $10 का लेना है, तो वैसा आपका लेजर में से वो कम होते जाएगा। लेकिन $10,500 जो आपके बैलेट में पड़े हुए हैं, मेरा ये कहने का मतलब है उसके ऊपर भी वो ब्याज देते हैं। अच्छा वैसे, ओके, समझी। और मेरे को, हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन क्या है कि क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज वेरी रिस्की बिकॉज हाफ हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो भी है। नहीं, सो यू आर 5 गुना भी हो जाएगा, दोनों साइड में बोला 5 गुना भी हो जाएगा। हाँ हाँ, करेक्ट। सो यू आर सजेस्टिंग कि तो ईटीएफ या स्टैक पे के थ्रू इन्वेस्ट करना इज बेटर, बट फाइनली एन ईटीएफ और स्टैक आल्सो हैज स्टॉक्स ओनली, राइट? सो हाउ डज इट, व्हाट्स द डिफरेंस? नहीं, डाइवर्सिफिकेशन ना, आपका एक स्टॉक लोगे वो 50% गिर जाता है, तो अगर उसकी 2% ही होल्डिंग है उस ईटीएफ या म्यूचुअल फंड जैसा ही है ना, हाँ, जैसे स्टैक इज म्यूचुअल लाइक फंड। ए म्यूचुअल। हाँ, तो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना। समझो अभी मैंने स्पेस एक्स लिया तो उसमें उस ईटीएफ में 4% ही है स्पेस एक्स, तो अगर वो आधा भी हो जाएगा तो मेरा ₹2 ही घटेगा ना, 200 रुपए में से। लेकिन मेरे हाँ हाँ पास 98 रुपीज जो है उसमें से 2-4 शेयर बढ़ भी जाएंगे ना। हाँ, मैं समझ गई, स्टैक समझ गई, ईटीएफ। सेम ईटीएफ में भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है ना। अभी तो आप आप जो बोल रहे इंडिया जैसे, में ईटीएफ लेते हो वही ईटीएफ वहां पर है। सेम अच्छा, और कंसेप्ट ये तो सेम है कैपिटल ना। कैसे होता है नाम? हाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ विल माय कैपिटल बी प्रोटेक्टेड? जैसे अपने इंडिया में अभी सेबी ने कैपिटल प्रोटेक्शन फंड बनाया हुआ है, एनएससी और सेबी ने, वैसे ही वहां पर बॉर्डरलेस ने जो कंपनी के रेगुलेटरी है वहां पर अकाउंट $50 मिलियन का इंश्योरेंस है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आरबीआई के थ्रू लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है पर अकाउंट 5 लाख का, बराबर है। सिमिलरली जो डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं यूएस में, उसमें पर अकाउंट 50 मिलियंस का प्रोटेक्शंस लिया हुआ है। एम आई राइट विनया? यस, सो एडिंग योर पूजा, आप जैसे पूछ रहे थे कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है। सो योर अकाउंट हैज इंश्योरेंस, बट आप समझो $10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पे अगर मार्केट डाउन चला गया, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ स्ट्रेटेजी जहाँ कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चल रही, तो वो 10,000 इज नॉट प्रोटेक्टेड। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मार्केट रिएक्ट्स, your fund will perform. So if you're talking about that capital, that does not have any guarantee in terms of capital protection. But if you're talking about your account safety कि मैं सेम 10 10 lakhs 20 lakhs ये अकाउंट में डाल रही हूँ, मेरा अकाउंट सेफ है कि नहीं, yes, then the insurance comes in picture, which we have mentioned. Your account will have a 50 million insurance जो 49 million assets में होगा और 1 million cash claims में आप कर सकते हो। मिलियन से So मतलब नहीं है। this is how it works. मेरा 10 लाख अकाउंट में पड़ा है, वो कैसे इंश्योर हुआ समझी नहीं, वो कितना अमाउंट इंश्योर्ड रहेगा? वो 50 मिलियन, 50 मिलियन बताए ना, 50 मिलियन, 50 मिलियन क्या 50 मतलब मिलियन 10? डॉलर हाँ, पचास मिलियन डॉलर वो तो हाँ, ओवरऑल, बट माय 10 lakhs which I am putting, so पर you are saying अकाउंट, entire 10 lakhs, पर अकाउंट पूजा, पर अकाउंट। बट मैं तो $50 मिलियन डाल नहीं रही हूँ ना, मैं तो 10 लाख डाल रही हूँ। तो तो 50 तो आप जितना 50 से 10 कम है ना, लाख डाल रहे हो, आपका करेक्ट, तो जो कम आप है तो ना 10 उससे। lakhs डालोगे वही मैं वो पूछ रही हूँ। हाँ, तो सो आपका इफ तो समथिंग 50 गोज मिलियन से रॉन्ग, कम है ना। अप टू 50 मिलियन पूजा, तुम हाँ, 200 करोड़ वही रुपए डालोगी तब तक सेफ है, मैं ये बोल रहा सेफ, हूँ। ओनली द बैंक अकाउंट इज सेफ, नॉट योर इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली ना। अरे इन्वेस्टमेंट तो आप जो ऊपर नीचे शेयर कर रहे हैं वो आपका अकाउंट में पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात कर रहे हो। हाँ, करेक्ट। बात हो रही जब जब जैसे आपने बैंक में, एचडीएफसी बैंक में आपने 10 करोड़ डाला तो उसमें 5 लाख ही सेफ है, करेक्ट, एफडी किया। सिमिलरली आपने बॉर्डरलेस में 200 करोड़ जब डालोगे, 200 करोड़ तक आपका या 50 करोड़ तक का आपका अमाउंट सेफ है।
अगर समझो बॉर्डरलेस डिफॉल्ट हो जाती है, डूब जाती है, यही कहना है ना आपका, तो आपको उसकी एसपीसी कंपनी जो है, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे बाकी रेगुलेटरी कंपनी है, वो आपके अकाउंट में पैसा देगी। Got it. हाँ, तो 50 मिलियन इज अराउंड 200 करोड़ के आसपास होता है शायद। हाँ, And you will also tell us ki where to invest, right? You will give us the वो पर्सन your टू पर्सन से, रेगुलेटरी के हिसाब से वी पीपल कैन नॉट एडवाइज, क्योंकि हमारे पास यूएस का है, जो जैसे मैं इंडिया में सीएफपी हूँ, हम लोग फाइनेंशियल प्लानर में एडवाइजर्स हैं प्रॉपरली, वैसे हम लोग एडवाइजर नहीं है यूएस के। ठीक है, तो ऑफिशियली अगर आप बोलोगे कि मेल कर दो कि कौन सा लेना है, कौन सा बेचना है, हमें स्ट्रेटेजी बता दो, क्या बढ़ेगा घटेगा, तो हम लोग रिसर्च रिपोर्ट आपको शेयर कर सकते हैं, इनसाइट शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बोलो मैं मेल पे, जैसे हम लोग अभी इंडियन म्यूचुअल फंड का आपको एक पोर्टफोलियो बना के देते हैं कि भाई आप कंसेंट दे दो, तो ये सब नहीं होता है और ना कर सकते हैं। okay. हाँ, ऑफिशियली नहीं कर सकते, अनऑफिशियली तो बहुत कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं, बट ऑफिशियली मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने आपको बताया है कि अलाउड ही नहीं है। इसलिए वहां पर स्टैक्स चलते हैं। स्टैक्स में क्या होता है, आपको कोई भी प्लान लिया तो दे आर चार्जिंग अराउंड 1.5% फीस, तो वो हिसाब से वो आपके लिए एडवाइजर ही हो गया। ठीक है, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस और वी विल वाइंड अप। कितना टाइम हो गया? 12:45। एनी Okay, मोर so I'll क्वेश्चंस? go through the questions. There are some in the Yeah. chat box that I can see. Yeah. Vikram has posted, Vikram जैसे कि sir ने कहा that he will help you with the research strategies and data points for you to refer. However, as per the compliance regulations, he cannot advise. So he will provide you a research where to invest in, which can help you. Dr. Sudheen is asking, what's the future of investment, hyperactive or passive? Dr. Sudheen, as per the current, say, market strategies or the market condition, the geopolitical crisis, the kind of investing pattern that we are seeing, it is as the stocks are available at the discounted rate, right? As mentioned, that Oracle is at a 52-week low and all. So this is so where there are very active investors who are actually looking for an opportunity to invest in US markets. This is the time wherein they are pitching in funds, they are sending money abroad for them to buy this shares at a discounted rate. So yes, the investment is quite active right now. Even before this geopolitical crisis, when SpaceX was launched, we had seen a hype in terms of clients sending in money to invest in SpaceX. So probably या तो let me know जैसे if that सुधीर ने helps. पूछा है, तो इंडिया में ही हालत खराब नहीं है, यूएस में भी जो सर्विस इंडस्ट्रीज है आईटी में, उनकी हालत खराब है और एआई के शेयर ऊपर जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट 1 मंथ में एआई के शेयर नीचे जा रहे हैं, और जो कोर सर्विस इंडस्ट्रीज थी, अभी परसों आईबीएम का शेयर करीब 20% गिरा था। आपने अगर देखा रहेगा इंडिया में लास्ट के 1 वीक में आईटी इंडेक्स 10% ऊपर गया है, बिकॉज जब पूरा पैसा जो सर्विस इंडस्ट्री से एआई में जा रहा था, अभी एआई में बहुत ज्यादा यूफोरिया होगा। आई एम नॉट सेइंग एआई इज बैड, बट 10 रुपए की चीज अगर 100 रुपए हो जाती है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और जहां पर वैल्यू अनलॉकिंग लोगों को दिख रही है, जैसे एसेंचुअर का शेयर 52 वीक लो चल रहा है, ओरेकल का 52 वीक लो चल रहा है, तो पीपल आर फाइंडिंग द वैल्यू। सिमिलरली इंडिया में अभी टीसीएस का भाव 10% बढ़ा है लास्ट के 1 वीक में, तो इंडिया में आईटी इंडेक्स इज गॉन अप अराउंड 8%। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि इंडिया में सब आईटी शेयर्स जो म्यूचुअल फंड थे बहुत सारे नीचे जा रहे हैं, क्या करना है क्या करना है। अभी लास्ट वीक में इंडिया में आईटी शेयर ही चले। तो हर बार मार्केट में क्या बोलते हैं, एक साइक्लिकल चेंजेज होते हैं बहुत बड़े, और यहाँ पर एक्सपीरियंस ही काम में आता है। So last 15 days, Indian IT stocks has gone up around 10%. IT index. Yeah, I So think similarly, I think US Ram. will I think globally, especially in the US, it's one of the biggest wealth transfers from generation to generation, right? So that's why
there is so much of investment happening in the US. I think India will also see in the coming years accumulation of a lot of wealth. So I think Yeah. these are very exciting times. There's a constant trade-off between whether it should be hyperactive or whether it should be Yes. passive, Yeah. right? But I think as it plays out with the kind of investment coming into the AI space and deep tech space and smart manufacturing space, I think in the long term future there'll be a lot of opportunities for investors to invest in. सेम थिंग हैपन टू डॉट कॉम, जब नीचे गया 2000 में, उसके बाद जो उभर के आए ऊपर, तो उसके बाद तो 50% गुना शेयर के भाव बढ़े। तो अब ये जो अपहीवल हो रहा है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, मतलब छटनी हो रही है। जो अच्छे शेयर बचेंगे वो लोग सरवाइव हो जाएंगे, जो लोग खराब हैं वो डूब जाएंगे। तो ये अभी उसमें चेकआउट हो रहा है पूरा इंडस्ट्री में। तो ये एक आध साल चलेगा। और आप जो जैसे बोल रहे हैं, अभी एआई मरने वाला नहीं है, एआई तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, जिनका फंडामेंटल अच्छा है, वो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, जिसने भी डॉट एआई लगा दिया उसका शेयर 10-20% बढ़ जाता है। तो ये डॉट कॉम जैसी सिचुएशंस हो रही है जो 2000 में सब पूरे वर्ल्ड में हुआ था, वैसा अब एआई के साथ में हो रहा है। अब ये 1-2 साल चलेगा ऐसा। उसके बाद जो फिटेस्ट पर्सन है वो सर्वाइव होगा, और वो 100% भी शेयर का भाव बढ़ेगा उसका। Okay. Moving on to next question by Shripad. Is it possible to transfer money from already existing dollar investment from some other broker? Yes. Shripad, we do, help in terms of inward transfer from any other broker. So for an example, if some clients have an ESOP switches with the other broker, or some cash lying with some other broker which you wish to transfer it to your borderless account, yes, we do help in that, and you can transfer funds from your USD account to Stockle. Next question was, can NRI open this account and he can transfer directly dollar in this account? Yes, NRIs can open this account and they can transfer from their USD wallet directly into their trading account. Next question is by Vaibhav. What is the possibility to withdraw shares in US purchased from India through you? So basically, say if we book profit, you wish to withdraw your funds from your trading account back to your bank account and withdraw funds. Just considering that the funds are coming from a US to an Indian bank account, that it takes, which would be approx 3 to 5 days, and as the fund is coming back from US, there would be a $10 fee which is charged by the US bank. So that will come in picture when you withdraw your funds. Next is, what about commodities in US? Can we invest? Yes, we have commodity related ETFs, as sir mentioned. Gold, silver, uranium, copper, all kind of ETFs are available in US markets which you can invest in. Direct investments, if you're looking at buying individual stocks of, say, an Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, you can still invest in individual stocks as well. As sir mentioned, he is more keen in you guys diversifying in ETFs and stacks, but that does not mean you have restrictions in terms of purchasing individual stocks. If we are willing to purchase individual stocks, you can please go ahead and invest. Next is, I think that's it. That's it. We have any other? Is there a limit of 10 lakhs? Is it for entire investment? So basically, this TCS limit for 10 lakhs is in a financial year that starts from April to March. So any amount that you're remitting via LRS in that specific financial year, TCS will kick in. This limit gets, refreshed every financial year. So this financial year, a resident individual can invest in up to 250,000 US dollars, which is in a financial year. But if you're an NRI, if you're transferring funds from a UAE or a Qatar or a Singapore or a Malaysia, you do not have this cap of LRS limit in this picture. I think we are done with any questions. If at all you have anything apart from this, please feel free to ask.
Yeah, Mr. Tarnekar asking that can be help for finding the determining the which fund to invest. तो हमने जैसे बताया आपको कि we will help you to give you the insight about के मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा अंडर वैल्यू है, कौन सा ओवर वैल्यू है, डाइवर्सिफिकेशन, एग्जिस्टिंग एसेट्स, ये सब देखने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि विच वन इज सुटेबल फॉर यू। तो हम लोग सुटेबिलिटी रिपोर्ट्स आपको दे सकते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वी कैन शेयर यू द रिपोर्ट्स एंड इनसाइट। अल्टीमेट डिसीजंस आपका रहेगा, क्योंकि एडवाइजरी ये नहीं है बस। तो लास्ट का जो 10% पॉइंट है, डिसीजन मेकर आप रहोगे, पूरा का पूरा हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। Vikram, I think I have give your questions answer. Please say noted. Okay. So I think we have done well for 1.5 hours. I think 1.25 hours we have conducted and around 40 participant was participated along with us. We have reached to 45 numbers. एक फीडबैक हम लोगों ने मांगा है, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड गिव योर फीडबैक, take some 1 minute time, so that it will help us to conduct such type of meeting in future. Thank you, Binaya. Thank you, Rohan and Sagar, for taking your time on the weekend. I know that the weekend is a holiday, but client के लिए भी time उसी दिन रहता है, तो that's why we think that okay, we will do future type of the meeting. Physical meeting भी हम लोग एक करेंगे पुणे में। ये जस्ट एक लॉन्चिंग टाइप का था कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड, एंड वी विल डू वन फिजिकल मीटिंग्स आल्सो इन पुणे। Sure. Sure. Thank you And so thank much, you, Ram. Mr. Ram, for providing us this opportunity to tie up with Midas Wealth and, enabling your clients to invest in US. And see, right now, considering, everyone says that you should not put all the eggs in one basket. So it is always better to diversify your investments as well. So I am sure that this will help your client base to diversify their investments in US. And it would be great of any value that we could add on in this. Yeah, thank you. अपना QR code, just we are putting our QR code. We are actively on the social media, and those who have not given the review, please scan my QR code and give your reviews on the Midas Wealth, how we are performing. Give your genuine review. It is highly appreciated. A lot of people already given, but those who have not given, please scan it and do the review. So in 30 seconds, we will close the meeting then. So thank you, and we will get in touch. We will start the onboarding of some of the client is already in the pipeline. 5-6 client, they want to open the account immediately. So I will train our team to how to start the onboarding the clients. Thank you very much. Thank you. Thank you.